太近了，两边房子来这，我正好走了这。车子先丢这儿吧，不能动，不能动。अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा है ना, उसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 8th ऑफ सितंबर 2022। तो गाइज आज है तारीख 8 सितंबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सोलोमन आइलैंड को। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, लगभग तीसरी चौथी बार न्यूज़ में आया है। तो इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग की विशेषताएं क्या हैं ये आपको बतानी है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये बोलता है कि इसमें कल्टीवेशन किया जाता है बोथ कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स का, यानी कि जो कैश क्रॉप्स हैं या जिसका मतलब है जो प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको उगाते हैं, तो कैश क्रॉप और फूड क्रॉप दोनों को यहाँ पर उगाया जाता है, दोनों की खेती की जाती है। दूसरा यहाँ पर बोलता है कि इसमें एक ही सेम फील्ड पर, यानी कि एक फील्ड पर 2 या 2 से अधिक जो फसलें हैं उनकी खेती की जाती है। तीसरा बोलता है कि इसके अंदर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दोनों साथ में किया जाता है, यानी कि जो पशु का पालन पोषण है वो भी किया जाता है, साथ ही साथ में जो फसल हैं उनकी भी यहाँ पर खेती की जाती है साथ ही साथ में। फिर चौथा बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो वो जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा है ना, वो वीडियो है चाइना का। चाइना के अंदर अभी रिसेंटली आपको पता है 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कवरेज हुआ है, एक अर्थक्वेक आया था। इनफैक्ट आप देख पाओगे इसके ऊपर एक द हिंदू का आर्टिकल भी है। तो ये जो भूकंप आया था ना बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लगभग 6.8 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर ये भूकंप देखने को मिला, जिसकी वजह से 21 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता हुआ चला गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जो डेड बॉडी है वो मलबे के नीचे मिली है। तो यहाँ पर आप देखोगे लगातार बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि 6.8 मैग्नीट्यूड का चाइना के साउथ वेस्ट प्रोविंस के अंदर एक अर्थक्वेक आया है। फिर उसके बाद में आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का ये मॉर्निंग का आर्टिकल है। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया, देखो अभी स्टार्टिंग में 2 दिन पहले बात ये की जा रही थी, लगभग 21 लोगों की जान गई है और ये नंबर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, ये लगभग 72 तक पहुँच चुका है। तो जो स्टार्टिंग वाला वीडियो है वो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत तेज़ी से यहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। तो वही वीडियो मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। गवर्नमेंट अनाउंसेस बैन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फायर क्रैकर्स टिल जनवरी 1। तो अभी यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने एक कदम उठाया है जिसकी कल बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही थी कि लगभग 1 जनवरी 2023 तक जितने भी फायर क्रैकर्स यानी कि जो पटाखे हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, उनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ट्यूसडे में यहाँ पर इस बैन को इम्पोज कर दिया गया है और इस बैन के अंदर क्या बोला गया कि ये जो फायर क्रैकर्स यानी कि जो पटाखे हैं इनका जो प्रोडक्शन है, इनकी जो बिक्री है, सेल परचेज सब कुछ पूरी तरह से बैन हो जाएगा 1 जनवरी 2023 तक।
जिसको लेकर मतलब आप कह सकते हो काफ़ी सारे लोग फेवर में भी थे, काफ़ी सारे लोग अगेंस्ट में भी थे कि दिल्ली के अंदर और भी चीज़ों से काफ़ी सारा पोल्यूशन हो रहा है। उन चीज़ों को कंट्रोल ना करने के बजाय इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखने को मिल रहे थे। तो वो चीज़ भी इसके अंदर कवर करी गई है जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं होगी। तो बस खाली इतनी सी बात ध्यान में रखनी है इस आर्टिकल से। अब करना क्या है, इस आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना है। देखो ये टॉपिक ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो बैन लगाने की बात है ये हर साल न्यूज़ में रहती है। हर साल दिवाली के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं कि इतना पोल्यूशन हो चुका है, प्लस किस किस चीज़ का पोल्यूशन हो चुका है, फायर क्रैकर्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, इस प्रकार के आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। तो वो सब कुछ एक साथ कंपाइल करके यहीं पर मैं आपके साथ में सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। बस स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर नीचे देखते हुए चलना, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब पूरा बैकग्राउंड के साथ में कवर करेंगे कि देखो फायर क्रैकर्स को बैन करने की बात ये कोई नई नहीं है, बहुत लंबे समय पहले से चल रही है। इनफैक्ट आप देख पाओगे साल 2018 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टॉक्सिक क्रैकर्स यानी कि कुछ ऐसे पटाखे जिसके अंदर बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी जहरीली चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो कि एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके यूज़ के ऊपर, उनकी सेल के ऊपर बैन लगा दिया था। और खासकर दिवाली के टाइम पर, क्रिसमस के टाइम पर ये जो पटाखे हैं उनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो उस टाइम पर यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगाया गया था। तो 2018 से यहाँ पर लगातार चर्चा चल रही है ना। और दिल्ली के अंदर खासकर आप देख पाओगे ये कदम लंबे समय से उठाए जा रहे हैं। हालांकि उसके बाद में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था। लोगों का कहना यह था कि जो लोग पटाखे बना रहे हैं है ना, तो उनके पास में जो राइट टू लाइवलीहुड है उसका वोलेशन हो रहा है। दूसरी तरफ लोगों का कहना यह था कि हमारे पास में भी राइट टू लाइफ है, अब पोल्यूशन हो रहा है तो हमारी भी जान को काफ़ी बड़ा खतरा है, तो हमारे पास भी जो राइट टू लाइफ है उसका वोलेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना हुआ था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर क्या किया गया, सारी चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक सोल्यूशन लेकर आया गया था एनजीटी के थ्रू। एनजीटी ने दिसंबर 2020 में एक सोल्यूशन ये दिया कि देखो सभी लोगों को एक तरीके से देखा जाएगा। देखने का मतलब यह है कि पटाखे बैन कर दिए जाएंगे लेकिन ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स वो पटाखे होंगे जिसके अंदर जो पॉल्यूटिंग रॉ मटेरियल्स होता है, यानी कि जो कि ऐसा मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जहर फैलाता है, टॉक्सिकनेस फैलाता है, वो मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उन ग्रीन क्रैकर्स के अंदर। तो वो ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो इस प्रकार से एक न्यूट्रल स्टांस आगे इम्प्लीमेंट किया गया था एनजीटी के थ्रू। लेकिन उसके बाद में कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट होता है। वैसे कोविड-19 पैंडेमिक चल ही रहा था दिसंबर 2020 में, 2020 की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे ना, तो एनजीटी ने बाद में जो फायर क्रैकर्स हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया था। मतलब फायर क्रैकर्स को बैन कर जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए बोला। ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर यहाँ पर आर्टिकल में देखो एक चीज़ यहाँ पर मेंशन ये भी की जाती है कि फायर क्रैकर्स को बैन किया तो जा रहा है, आखिरकार क्यों, क्या है रीज़न इसके पीछे का। रीज़न यहाँ पर यह है कि जो ये पटाखे हैं ना, इनके अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल पूरा करना होता है। ये आर्टिकल के अंदर आधी इन्फॉर्मेशन आपने करंट इशू पढ़ लिया, इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है जो कि आपको पढ़ना होता है। जैसे फायर क्रैकर्स को बैन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल कैडमियम, लेड, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आपको देखने को मिलेगा, नाइट्रेट, कार्बन मोनोक्साइड, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, जिंक ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड और भी इस प्रकार से बहुत सारे केमिकल्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब इन केमिकल्स से क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इन केमिकल्स को इनहेल करे, उसके बॉडी के अंदर अगर ये केमिकल्स पहुँचते हैं तो उसको डायरेक्टली उसके हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज़, दिल से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं वो प्रोड्यूस होने लगती हैं, एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होने लगता है, नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग से संबंधित काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो ही रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, लोगों की हेल्थ भी डैमेज हो रही है, साथ ही साथ में नॉइस पोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर रेस्टलेसनेस यानी कि लोग एक तरीके से शांत नहीं रह पाते, एक तरीके से उनका जो आप कह सकते हो कि दिमाग के अंदर एक शांति होनी चाहिए वो यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, ये बात यहाँ पर मेंशन की जाती है। लेकिन उसके बाद में आपको पता होगा साल 2021, मैंने आपको 2018, 20 फिर उसके बाद साल 2021 की अगर हम लोग बात करें तो अगेन ये टॉपिक फिर से न्यूज़ में आता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि फिर से यहाँ पर यही बोला गया कि जो फायर क्रैकर्स है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को इंक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से एक आर्टिकल आया था, मुझे याद है, तो मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हुई थी। जैसे यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि
अगर हम लोग बात करें इन पटाखों के अंदर जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कॉपर, कैडमियम, जिंक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो नाम बताए थे, ये सारे केमिकल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आर्टिकल एक आया था जिसमें बताया गया उन केमिकल से क्या क्या होता है। जैसे कि इन पटाखों के अंदर कॉपर है, अगर वो कॉपर एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है और कोई किसी बॉडी के अंदर वो जाता है तो क्या करेगा, उसके डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। वैसे यहाँ पर इन पटाखों से अगर कैडमियम एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है और किसी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करेगा, उसकी वजह से एनीमिया बढ़ेगा। ठीक है ना, एनीमिया उसकी बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है, होता क्या है ना कि जो ब्लड है ना वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ब्लड की वो जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होने लगती है। तो इससे भी यहाँ पर इंसान को एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे यहाँ पर जिंक देखने को मिलेगा। जिंक क्या करता है, यहाँ पर एक तरीके से जो फ्यूम फीवर है उसका कारण बनता है, प्लस वॉमिटिंग होने लगती है। ऐसे ही लेड आपको देखने को मिले, लेड जो है ना वो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम, डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करता है। वैसे मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, वैसे सोडियम देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये कुछ टॉक्सिक केमिकल्स जो कि पटाखों के अंदर हैं, जो कि किस प्रकार से एक ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, वो यहाँ पर कहा गया है। प्लस यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, इन पटाखों के ऊपर अब की बार साल 2022 की बात कर रहा हूँ, फरवरी के मंथ में फिर और आर्टिकल्स आए थे। अब वो फरवरी में किस चीज़ को लेकर आर्टिकल थे, वो थे बेरियम को लेकर। बोला यह जा रहा था कि इन पटाखों के अंदर बेरियम है, ठीक है ना, तो इसको लेकर एक आर्टिकल आया था। तो एक केमिकल एनालिसिस किया गया था, उसमें पता लगाया गया कि जो बेरियम कंटेंट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो बेरियम है ये बेसिकली कहीं ना कहीं अगेन बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। बेरियम नाइट्रेट क्या करता है, एक तरीके से हरा कलर का जो धुआं है वो छोड़ता है और जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिकली यहाँ पर बढ़ाता है। तो इससे एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा, क्या है कारण, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर जान ली हैं। और ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों ने नीचे देखी है, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर लेना। अब काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है कि सर हम पीडीएफ डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन हमें वहाँ पर सिर्फ आर्टिकल्स ही आर्टिकल दिखते हैं, बाकी सारी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करते हो वो नहीं मिलती है। तो उसके लिए करना क्या है, देखो पीडीएफ को डाउनलोड करने के साथ साथ एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। उस ऐप में जैसे ही आप लोग इस पीडीएफ को ओपन करोगे ना तो आपको ये येलो कलर के जो साइन है ये नज़र आएंगे। जैसे आप इस पर टैप करोगे, जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं पीडीएफ के अंदर ही। उसको अपने पास कॉपी पेस्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, नोट कर सकते हो, जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल हो उस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना कि जो लेक्चर है उस पर जो लाइक का बटन है उसको आप लोग दबाओ, आप लोग सपोर्ट कर सको। और साथ ही साथ में हम लोगों ने हमेशा की तरह 5K प्लस लाइक का टारगेट रखा है, जो कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से आराम से अचीव करवा देते हो, तो आज भी यहाँ पर इसको पहुँचाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ आते हैं। अब जो ये अगली न्यूज़ है ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो। अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि कैबिनेट अप्रूव्स पीएम श्री स्कीम। कैबिनेट ने पीएम श्री स्कीम को अप्रूव कर दिया है। अब ये पीएम श्री स्कीम क्या है, इसकी फुल फॉर्म पहली बात तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है एक तरीके से प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली आपको पता है 5 सितंबर निकली है। 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे का सेलिब्रेशन करते हैं। तो उसी अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि क्या होता है अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं टीचर्स डे पर, तो वो देते हुए यहाँ पे क्या किया गया, पीएम ने मेंशन किया पीएम श्री स्कीम के बारे में। तो ये जो पीएम श्री स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज के टाइम पर जो भी सरकारी स्कूल्स हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, यूनियन टेरिटरी की सरकार के अंदर में है, तो जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, बेसिकली उन स्कूल्स के अंदर इस पीएम श्री स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इससे क्या होगा वो हम लोग समझने वाले हैं आगे। अच्छा, फिलहाल कितने स्कूल्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है लगभग 14,500 जो यहाँ पर स्कूल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उनको यहाँ पर बदलने वाले हैं। एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक नया बदलाव होने वाला है इस स्कीम के तहत। वो सारी चीज़ें क्या क्या होंगी आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब स्कीम के जितने भी प्रोविजंस हैं या जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी। फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना भी कह सकते हो, या बेसिकली इसको पीएम श्री के नाम से भी जाना जाता है।
ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, सर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती क्या है। देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यह है कि यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या करेंगी, लगभग 14,500 स्कूल्स को जो भी हमारे देश भर में है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगी, उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगी, नई नई चीज़ों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है ना, चीज़ें पुरानी हैं तो यहाँ पर एक तरीके से जैसे जैसे टाइम बदला है, नई नई चीज़ें आ चुकी हैं तो उसको यहाँ पर लागू करने वाले हैं। अब होगा क्या, इसमें होगा ये कि करेंट टाइम पर जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, जो भी हमारे पास में स्कूल्स अवेलेबल हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी की सरकार के अंदर में प्लस लोकल बॉडीज़ के अंदर में आते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम का सिग्निफिकेंस या फिर आप कह सकते हो इसका इंपॉर्टेंस, महत्व क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात देखो, आपको पता होगा साल 2020 के अंदर हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, इस पॉलिसी को लेकर आए थे। इसी पॉलिसी का एक मेजर कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हम लोग पीएम श्री स्कीम को जो है यूज़ करने वाले हैं। मतलब कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, इसके अंदर जो भी बातें हैं वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाने वाली हैं, ऐसा मेंशन किया गया। जैसे कि अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। जैसे यहाँ पर यह है कि मकसद इस स्कीम का यह है कि स्कूल्स के अंदर जो भी टीचिंग है ना, उसको क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी वाली टीचिंग को प्रमोट किया जाए, लर्निंग सिखाई जाए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाए, बच्चों को स्किल्स यहाँ पर सिखाई जाए, डिसीजन मेकिंग के बारे में समझाया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बच्चा बनाया जाए, है ना, कि बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, रीजनिंग कर सके, डिसीजन ले सके। एक तरीके से उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर में आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये सारे काम किए जा सकें, तो ये बेसिकली स्कूल का एक मकसद होने वाला है। यानी कि जो टीचिंग है ना, वहाँ पे हम लोग क्वालिटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अभी टाइम पे क्या होता है, देखो बुकिश लैंग्वेज जो है उसी को पढ़ाकर, उसी को रटाकर वही काम किया जाता है कि भैया वही यहाँ पर रटा दिया जाए सब कुछ। तो यहाँ पे क्या है कि अब रटने से ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि बच्चा उन चीज़ों को समझे और समझने के बाद में वो चीज़ अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके, उसको लागू कर सके। ये बेसिकली यहाँ पर काम होने वाला है। साथ ही साथ में और क्या मेंशन किया गया, ये मैंने आपको बता दिया है कि करे क्या, कि जो भी पढ़ा है अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे, सही से चीज़ों को समझे और उस चीज़ को रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करे, रियल लाइफ के अंदर उसको लागू करने की कोशिश करे। प्लस अब आता है एक और मेन पॉइंट, इस स्कीम के अंदर क्या होने वाला है कि जो भी ये स्कूल्स हैं इनके अंदर जो भी बदलाव किए जाएंगे, इस बदलाव में नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आने वाले हैं, नई नई चीज़ें बनाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल लैब्स होंगे, स्मार्ट क्लासरूम्स होंगी, लाइब्रेरीज़ होगा, उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप करी जाएंगी। फिर इन स्कूल्स को बेसिकली ग्रीन स्कूल्स की तरफ डेवलप किया जाएगा। अब ग्रीन का मतलब यह है कि एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर कोई ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा। अब एनवायरनमेंट को नुकसान का मतलब यह है कि बेसिकली एनवायरनमेंट को सपोर्ट ही कर रहा होगा। इन स्कूल्स के अंदर वाटर कंजर्वेशन की फैसिलिटीज़ को लेकर आया जाएगा कि पानी का कैसे प्रोटेक्शन किया जा सकता है, वेस्ट को कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा जो कि हमारे जो ग्रीन एनवायरनमेंट है ना उसको एक तरीके से प्रमोट करने का काम करेगा। तो ये सारी बातें आपको नेशनल मतलब ये जो स्कीम है पीएम श्री स्कीम, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई। फिर उसके बाद में मेंशन ये किया गया कि देखो अभी जो पैसा है ना वो बेसिकली 60:40 रेशियो में जाने वाला है। अब कहोगे इसका मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इंप्लीमेंट करने वाली हैं। तो जो हमारी केंद्र सरकार है वो थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करने वाली है राज्य सरकारों से। 60:40 का रेशियो रहने वाला है। 60% यहाँ पर एक तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा रहेगा, 40% का स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा रहेगा। बाकी जो हिमालयन रीजन्स होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ की सरकार के लिए मतलब आप कह सकते हो वहाँ पे बहुत कम ही उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। मेजॉरिटी जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारी केंद्र सरकार ही उन पर्टिकुलर स्कूल्स के अंदर करेगी। ठीक है ना। फिर 2026 तक इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में चर्चा की गई है और फिर साथ ही साथ मेंशन किया गया है कि आने वाले टाइम पर कुछ पैसा जो है वो यहाँ पर स्कूल्स को दिया जाएगा। 2-2 करोड़ रुपये यहाँ पर स्कूल्स को दिए जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा जिसके बेसिस पर यहाँ पर वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। बाकी उस फंड का कैसे उपयोग किया जाता है वो आने वाला टाइम बताएगा। ठीक है ना। दूसरी तरफ यहाँ पर ये स्कीम थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी फेस कर रही है। अगर हम लोग दूसरा पहलू देखें तो क्रिटिसिज्म ये है कि देखो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ 14,500 ही स्कूल्स को कवर किया जा रहा है। ऐसा यहाँ पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यहाँ पर इस चीज़ का इशू उठाया है कि सभी स्कूल्स को कवर करो। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ना बहुत बुरे हालात में, तो उनको भी यहाँ पर कवर किया जाना चाहिए। ये इसका दूसरा पहलू आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन इसको भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हो।
अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, ब्रीदर फॉर कोल प्लांट्स ड्रॉज एंग्विश, मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखो लगभग यहाँ पर ये तीसरी बार किया जा रहा है हमारी केंद्र सरकार के थ्रू कि जो डेडलाइन है फिक्सिंग पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को लेकर वो बढ़ाई जा रही है। मतलब क्या है अभी भी नहीं समझ में आया। देखो ये बात चल रही है साल 2015 से। साल 2015 से जब आप लोग देखोगे ना तो जो नेशनल कैपिटल रीजन है, खासकर दिल्ली की यहाँ पर बात की जा रही है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वो जो पावर प्लांट्स जो कि एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, तो एनर्जी को जनरेट करते वक्त, अपना काम करते वक्त बहुत सारा पोल्यूशन रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मरकरी, इन सारी चीज़ों को ये पावर प्लांट्स रिलीज़ करते हैं। और वो सारा ये जो पोल्यूशन है वो रिलीज़ होता है। और वो सारा पोल्यूशन कहाँ पे जा रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है। और उसकी वजह से लोगों की हेल्थ जो है वो डैमेज होती हुई नज़र आ रही है। तो 2015 में हमारी केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया। केंद्र सरकार ने बोला कि ये जितने भी पावर प्लांट्स हैं ना, इनको क्या करना होगा, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का यूज़ करना होगा। यानी कुछ ऐसे डिवाइसेस लगाओ जिससे कि आप अपने प्लांट्स के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सको। तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के लिए लगभग 2015 से चर्चा की जा रही है और आज तक बहुत कम ही ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिन्होंने इस डिवाइस को अपने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। ठीक है ना। तो अभी भी बहुत सारे पावर प्लांट्स ऐसे बचे हुए हैं जिसमें ये डिवाइस को इंस्टॉल करना बाकी है। तो 2015 में ये डिसीजन लिया गया था। 2017 तक का टारगेट रखा गया था कि हाँ दिल्ली के अंदर इस डिवाइस को इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बार बार टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया। 2017 के बाद में फिर से एक बार टाइम बढ़ाया गया था, 2020 किया गया, फिर 2020 से 2021, देन उसके बाद में आप देख पाओगे 2022 के अंदर फिर से यहाँ पर टाइम बढ़ा दिया गया है और अब 2026 कर दिया गया है। तो ये जो नई डेडलाइन है ना वो 2026 तक दी जा रही है। 2024 से 26 तक ये जो पावर प्लांट्स हैं इनको पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस को इंस्टॉल करना होगा अपने यहाँ पर, जो कि क्या करेगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि ये जो पोल्यूशन निकलता है और इसी से जो PM 2.5 है, यानी कि छोटे छोटे जो कंकड़ के टुकड़े हैं ना वो यहाँ पर बनते हैं। और वो बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन हेल्थ को बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। तो उसी के लिए इस पर्टिकुलर डेडलाइन को इंक्रीज़ कर दिया गया। आई होप आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ चुके हो। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि इन पावर प्लांट्स के अंदर जो ये कोयले का जला रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके अंदर ये इस जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है इसको इंस्टॉल किया जाएगा। क्लियर हो गया। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लेकिन आपको पता होगा अभी लगभग 2 महीने पहले एयर पोल्यूशन को लेकर एक रिपोर्ट आई थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी। तो यहाँ पे भी बेसिकली एयर पोल्यूशन के बारे में ही चर्चा की जा रही है कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, उसके लिए यहाँ पे पावर प्लांट्स के अंदर कुछ डिवाइसेस को फिट किया जाए, इनका इंस्टॉलेशन किया जाए। तो एक रिपोर्ट आई थी एयर पोल्यूशन की, उसके अंदर कुछ डेटा था। वो डेटा आप लोग अपने एस्से राइटिंग के अंदर या कहीं पर भी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, वो आपके आंसर्स को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है, उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर हम लोग बात करें पूरे दुनिया के लेवल पर, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से 2015 में लगभग 66.7 लाख के आसपास मृत्यु हुई थी। 66 लाख के आसपास लोगों की जान गई थी 2015 में इस एयर पोल्यूशन की वजह से, पूरे दुनिया भर के अंदर बात कर रहा हूँ। फिर ओवरऑल जो पोल्यूशन है ना, फिर क्या हुआ, ये जो डेथ है वो इंक्रीज़ होती चली गई। 2015 में 66 लाख की जान गई, 2019 में 99 लाख। आप इमेजिन कर सकते हो कि 99 लाख लोगों की जान चली गई थी इस एयर पोल्यूशन की वजह से, जिसमें से एयर पोल्यूशन में हैजार्डस केमिकल पोल्यूशन, लेड पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब ये तो बात हो गई थी वर्ल्ड लेवल की, जिसमें से यहाँ पे आप लोग एक ओवरऑल डेटा याद रख सकते हो कि हाँ भाई 2019 में 99 लाख के आसपास यहाँ पे लोगों की जान गई थी ड्यू टू एयर पोल्यूशन। बाकी इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ आप डेथ देखोगे ना वो बेसिकली एयर पोल्यूशन से ही हो रही है। इंडिया के अंदर मेंशन ये किया गया कि 16.7 लाख के आसपास एयर पोल्यूशन से संबंधित डेथ हुई थी। और बेसिकली ये जो डेथ हुई है इसमें से सबसे ज़्यादा डेथ PM 2.5 की वजह से हुई है। PM 2.5 है क्या, आखिरकार अभी ऊपर भी चर्चा करी थी। PM 2.5 देखो यहाँ पर है ना, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे यहाँ पर कंकड़ टुकड़े कह सकते हो या डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हो, वो हैं जो कि बहुत छोटे, आपके बाल से भी 4-5 गुना छोटे देखने को मिलेंगे। और होता क्या है, जब वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही डैमेज करते हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जान गई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। दूसरा रीज़न ये था कि पॉवर्टी। अब गरीबी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, देखो पॉवर्टी में यहाँ पर मतलब यह है कि लोगों ने घर के अंदर लकड़ियाँ और ये इन सारी चीज़ों का यूज़ किया है, इसको जलाया है,
इस पे खाना बनाया है, तो इससे भी घर के अंदर जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जान गई है। प्लस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यहाँ पर ये ऊपर वाला पॉइंट आ जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है या कॉज है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है एयर पोल्यूशन की वजह से भारत के अंदर में। और सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड एरिया है ना वो आपको न्यू दिल्ली वाला देखने को मिलेगा, और अभी हम लोग ऊपर भी बात न्यू दिल्ली की ही कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, आरबी अंडरटेक्स मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव अलोंग एलएसी इन अरुणाचल प्रदेश। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो हमारी आर्मी है ना वो लगातार क्या कर रही है, एलएसी वाले रीजन पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन पर लगातार अपग्रेडिंग कर रही है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रही है। कहाँ पर? तवांग सेक्टर पर। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर और भी एरियाज़ के अंदर तवांग के अलावा, देखो तवांग के अंदर डेवलपमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर इशू बना रहता है इंडिया चाइना के बीच में। नाउ जब आप लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मैप को देखते हो ना तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, और अरुणाचल प्रदेश में जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना यहीं पर आपको तवांग देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको ये अरुणाचल प्रदेश का मैप देखने को मिलेगा। ये बेसिकली तवांग वाला रीजन है, ठीक है ना। और इसी तवांग वाले रीजन में आप देखोगे डिस्प्यूट हमेशा ही बने रहते हैं लंबे समय से। तो यहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उसके अलावा और भी एरियाज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि हम लोग चाइना को टैकल कर सकें, क्योंकि चाइना ने भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा है अपनी साइड पर। आप जो ये डेवलपमेंट चल रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग बना रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या बन रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पर हैबिटेट का जुगाड़ किया जा रहा है, मतलब हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके रहने की एक अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट की जा रही है, टनल्स बनाए जा रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं, कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये कुछ काम किए जा रहे हैं आज के टाइम पर अरुणाचल प्रदेश पर, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये काम यहाँ पर आप कह सकते हो किए जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पर। इसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एलएसी वाला रीजन देख लेना जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बाकी तवांग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया था। आपको पता है कि यूक्रेन के अंदर जो है ना अभी वॉर चली हुई है, रशिया लगातार अटैक कर रहा है। अब ये जो अटैक करना है इसकी शुरुआत जब हुई थी, बेसिकली इस वॉर की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी को, लेकिन 24 फरवरी से पहले की स्थिति अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर इतना कुछ हो नहीं रहा था। यूक्रेन के अंदर बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो गए हुए थे, वो यहाँ पर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, अब जैसे ये वॉर होती है उसके बाद यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स को वापस से इंडिया लेकर आया जाता है। अप्रॉक्स लगभग यहाँ पर ये 20,000 के आसपास आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन अभी भी यूक्रेन के अंदर सही नहीं हो पा रही है, तो इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कोर्ट के अंदर पिटीशन भी डाला है, और वो पिटीशन किस चीज़ को लेकर है कि हमारी जो पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई वो रुकी हुई है, हम लोग को यहाँ पर इंडिया के अंदर ही एक तरीके से एडमिशन दे दिया जाए। तो अभी रिसेंटली इसके ऊपर डिस्कशन भी चल रहा था, क्या इंडिया के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर इनको एडमिशन दे दिया जाए। अगर दिया जाएगा तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, तो उसको लेकर जो हमारी सरकार है वो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर एक डिसीजन देने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो यूक्रेन के रिटर्नीज़ हैं, यूक्रेन से जो वापस आए हैं, वो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि देखो हम लोगों को एक तरीके से एडमिशन दे दिया जाए। इन स्टूडेंट्स का कहना यह है कि इंडियन कॉलेजेस के अंदर अगर एडमिशन दे दोगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करेगा, लेकिन वहाँ पर पता नहीं कब सिचुएशन सही होगी, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, हमने पढ़ रखा था, तो इस वजह से यहाँ पर कोई ज़्यादा मैंने फोकस किया नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे कुछ रेलिवेंट चीज़ें एग्जाम के लिए हेल्प करेंगी। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो WHO है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया है, थोड़ा सा जोर दिया है प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर। मतलब कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना उसको यहाँ पर बेसिकली टैकल किया जाए, उसको रोका जाए। इस चीज़ के ऊपर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जोर देता है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बेसिकली वो होती हैं जो कि आप कह सकते हो फैलती नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, यानी कि हार्ट से संबंधित बीमारियां हो गई। उसके बाद में कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गया। ये सारी की सारी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखने को मिलती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भैया इन डिजीज़ को कंट्रोल करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग साउथ ईस्ट एशिया देखोगे, इंडिया को भी आप देखोगे, तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बर्डन है ना वो बहुत ही ज़्यादा है।
इनफैक्ट यहाँ पर जो जिनकी उम्र 30 से लेकर 70 के आसपास है, ये सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। और जो डेथ हो रही है वो भी लगातार इंक्रीज़ हो रही है साल ब साल। तो उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के ऊपर WHO जोर देता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अब करना क्या है, देखो ये तो आपने आर्टिकल पढ़ा, ये तो आपने करंट इशू पढ़ा, अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पढ़ना है। अब बैकग्राउंड ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर कुछ डेटा है, उस डेटा को आप लोग ध्यान में रखो, है ना। इसके कारण क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखो। नहीं पता है तो चलो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहली बात, स्क्रीन पर नीचे देखना है आपको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? हार्ट डिजीज़ मैंने आपको बताया, जो कि दिल से संबंधित बीमारियां हैं। उसके बाद स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, लंग डिजीज़ हो गई, ये सब यहाँ पर NCD के अंदर में आती हैं। अब इन डिजीज़ की वजह से आपको पता है दुनिया भर में जितनी जान जा रही हैं उसमें से 70% जाने सिर्फ और सिर्फ इस NCD वाली डिजीज़ की वजह से ही जा रही हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। फिर मेंशन ये किया जाता है कि जो ये NCD डिजीज़ हैं इसकी वजह से लोगों की प्रीमेच्योर डेथ हो रही है। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब यह है कि मान लो एक एवरेज एज लोगों की 70 साल है, कि मतलब उस व्यक्ति को 70 साल जीना चाहिए था, लेकिन उसकी डेथ यहाँ पर 40 साल में हो जा रही है। तो एक प्रीमेच्योर डेथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके पीछे का कारण भी ये NCD ही है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब NCD बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? देखो, ये जो आज के टाइम पर इस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहले बात देखो, टोबैको का यूज़ बहुत सारा हो रहा है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अनहेल्दी डाइट आप देखने को मिलेगी। आज के टाइम पर देखो लोग जो है जंक डाइट की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं, है ना। कोई फिजिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, खा तो लिया लेकिन यहाँ पर वो जो खाना है ना, बेसिकली वो बॉडी के अंदर ही जो है एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे ना, तब तक उस खाने का भी कोई यहाँ पर यूज़ नहीं है। तो फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं है, अब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो बेसिकली कोई आप देखो घर बैठे बैठे क्या होगा, वेट बढ़ने लगेगा, ओवर वेट होने लगेगा, ओबेसिटी होने लगेगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने लगेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये सारी जो मतलब आप कह सकते हो कारण है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ती चली जा रही है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इंसान के कंट्रोल में हैं अगर वो चाहे तो। अब इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के इम्पैक्ट क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या देखने को मिलेंगे? इसका इम्पैक्ट यहाँ पर यह है कि देखो, अगेन मैंने इससे बोला कि एक डिवास्टेटिंग हेल्थ क्राइसिस को क्रिएट कर सकता है, यानी कि हेल्थ सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नज़र आ सकता है। हर 10 में से 7 लोगों की जो जान जा रही है वो तंबाकू, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट या फिजिकल एक्टिविटी ना करना या एयर पोल्यूशन की वजह से जान जा रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो हर 10 में से 7 लोगों की जान जाने का पीछे का कारण दुनिया भर में क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि अगर आप लोग इंडिया को लेकर एक डेटा एनालिसिस करते हो, ये तो हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे थे, अब एक स्टडी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात किया गया। उस स्टडी रिपोर्ट का नाम है इंडिया हेल्थ ऑफ नेशन स्टेट, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव इन 2017। तो एक स्टडी कंडक्ट की जाती है ICMR के थ्रू। इस स्टडी के थ्रू मेंशन किया गया कि जो ये NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है भारत के अंदर में, ये साल ब साल इंक्रीज़ हो गई हैं। 1990 के अंदर आप देखोगे ये जो बीमारियां हैं ये 37.9% तक देखने को मिला करती थी, लेकिन अभी 2016 में ये 61.8% हो गई है बेसिकली, और 2022 में ये नंबर और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इसका बर्डन लगातार इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। अब ये क्या है NCD, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो बोला यह जाता है ये बीमारियां ऐसी हैं जिसको बहुत आराम से, ऐसा नहीं है बहुत टिपिकल तरीके, बहुत आराम से प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, और हम लोग काफ़ी सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। और जब लोगों की जान बचाएंगे तो अगेन वो लोग यहाँ पर आप कह सकते हो हम लोग अपनी इकोनॉमी को भी सेव कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग आज के टाइम पर जो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं उनकी भी जान चली जाती है इन सारे कारणों की वजह से, तो उनको भी यहाँ पर बचाया जा सकता है ना। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली बात, आप बीमारी को डिटेक्ट करो, उसके बारे में पता लगाओ, स्क्रीनिंग करो, फिर उसके बाद इन बीमारियों को ट्रीट करो। तो ये कदम उठाकर यहाँ पर लोगों को ठीक किया जा सकता है इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से। आई होप आप लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए हो। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर वर्ल्ड पेज पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि इकलौता आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसको भी नहीं पढ़ना है। अभी पिछले 2 दिन से रेगुलर हम कवर कर रहे हैं। तो अभी क्या होने वाला है, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सही बोल रहा हूँ मैं, शी जिनपिंग बोलने वाला था, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और साथ ही साथ में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग
और साथ ही साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, ये सब यहाँ पर साथ में मीटिंग करने वाले हैं एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। 15 से 16 सितंबर को यहाँ पर ये मीटिंग चलने वाली है। काफ़ी सारा डिस्कशन किया जाएगा। उस डिस्कशन में क्या क्या होगा अभी कोई भी प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है, तो बस इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अभी आने वाले टाइम पर चर्चा होगी तभी कवर करेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है ये होने वाला है, कहाँ पे होगा? उज़्बेकिस्तान के अंदर। पहली चीज़ तो ये ध्यान रख लेना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एससीओ को लेकर, क्योंकि एससीओ मैंने इतनी बार पढ़ा दिया है कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एससीओ के जो टोटल मेंबर्स हैं, मतलब कौन कौन से देश यहाँ पर एससीओ के मेंबर्स हैं, पहला पॉइंट तो वो है। दूसरा, एससीओ का जो सेक्रेटेरिएट है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन से देश में देखने को मिलेगा, उसका आंसर भी आप लोग को देना है। नाउ चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज का एडिटोरियल डिस्कशन इंटरेस्टिंग है। 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल से, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाले हैं। आपको पता होगा एडिटोरियल डिस्कशन इस वीडियो का इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट होता है या इतना इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को भी कवर करते हैं। जैसे कि आज इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है एग्रीकल्चर को लेकर, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, मतलब बेस्ट आर्टिकल है। आज का आर्टिकल ऑफ द डे बोल सकते हो, है ना? तो वो एडिटोरियल ऑफ द डे बोलता है ना कि एक एडिटोरियल पढ़ना चाहिए तो वो अगर हम लोग देखें, वैसे हम लोग कवर करते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो इतना इंटरेस्टिंग एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग हमेशा मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली बात इसको देखना। तो आज जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एडिटोरियल है ना, उसी के बेसिस पर ये मेंस का क्वेश्चन तैयार किया गया है। क्वेश्चन यह है, ट्रेस, आप देखो इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम फूड डेफिसिट टू फूड सरप्लस नेशन, यानी कि भारत के अंदर एक समय पर खाने की काफ़ी बड़ी कमी हुआ करती थी। आज हमारे पास में खाना भरपूर मात्रा में, हम लोग इनफैक्ट बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, इसको आपको देखना है, अच्छे से एनालिसिस करना है और बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस एक्चुअल एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर देखने को मिली हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई हैं, वो यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद में 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। और परेशान बिल्कुल ना होना, वैसे तो आप लिख पाओगे क्योंकि डेली बेसिस पर आंसर लिख रहे हो। नहीं लिख पाओगे अगर कोई बिगनर है तो परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही मैं ये डिस्कशन करूंगा, ये एडिटोरियल आपको समझाऊंगा, तो आपको सारे पॉइंट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आप आंसर को लिख सकते हो। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। लगभग 30,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, वहाँ पे जाकर आप लोग अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने से फ़ायदा ये होगा आपके आंसर्स को भी रिव्यू किया जाएगा। और आपको भी एक काम करना है, एटलीस्ट 2 आंसर्स तो रोज़ाना सबके रिव्यू करना है, मतलब 2 आंसर सभी लोग रिव्यू कर लेंगे तो एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर लिया जाएगा। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, सामने वाले को भी फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट कर पाओगे जो कि आपके पास में नहीं होंगे या आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्लस यहाँ पर सामने वाले की जो मिस्टेक्स हैं वो आप बता पाओगे कि हाँ यहाँ पर गलतियाँ, आप इस चीज़ के अंदर सुधार कर लो। एक कोऑपरेटिव वे में पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा है जो कि धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी ग्रो कर रहा है, आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हो। ठीक है ना? चलो अब एडिटोरियल डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अब जो एडिटोरियल मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। राइटर कौन है? तो यहाँ पर अशोक गुलाटी साहब यहाँ पर राइटर हैं। अशोक गुलाटी साहब ने इस पूरे आर्टिकल को लिखा है। इन्होंने यहाँ पर पूरा हेडिंग दिया है, प्रिसीजन फार्मिंग नीड्स टू बी प्रोमोटेड टू गेट मोर आउटपुट विद लेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली पूरा का पूरा यहाँ पर फार्मिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर ये बातचीत करते हैं। चलो फिर चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि एडिटोरियल में से कुछ खास पॉइंट्स निकाल कर मैं आपको देने वाला हूँ, वो सारे पॉइंट्स कैसे यूज़ कर सकते हो। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को आप एक और हेडिंग दे सकते हो, रोड टू स्मार्ट एंड प्रिसाइज एग्रीकल्चर। कैसे हम लोग एक स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट यह है कि देखो भारत के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक क्रांति आई थी ना इंडिया के अंदर, उसकी शुरुआत 1960 में हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो इंडिया है ना वो आज के टाइम पर काफ़ी ग्रो कर चुका है। एक टाइम पर इंडिया, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले का जो समय था, 1960 से पहले का जो समय था जब देश आज़ाद भी हुआ था, तभी हालात बहुत ख़राब थे। हम लोग फूड डेफिसिट के अंदर चला करते थे, यानी कि खाने की काफ़ी बड़ी कमी हुआ करती थी। अब हुआ क्या, धीरे धीरे हम लोगों ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया और फूड डेफिसिट नेशन से क्या होता है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, ये हमारी मदद करता है। फूड डेफिसिट कंट्री से हम लोग को फूड सरप्लस कंट्री बनाता है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाता है। आज के टाइम पर इंडिया एक ऐसा देश है जो कि अपने देश के अंदर सभी लोगों को खाना तक पहुंचा रहा है, साथ ही साथ में बाहर विदेशों के अंदर भी बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है।
तो इंडिया के अंदर जो 70% रूरल हाउस होल्ड्स है, गाँव के अंदर जो लोग हैं ना, 70% लोग वो आज के टाइम पर भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। उनकी ज़िंदगी या उनकी रोज़ी रोटी उसी एग्रीकल्चर सेक्टर से चल रही है। आपने देखा होगा गांव के अंदर ज़्यादातर खेती बाड़ी ही की जाती है, उसी से यहाँ पर उनका घर चल रहा है। 82% जो फार्मर्स आपको भारत में देखने को मिलते हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि ज़्यादातर फार्मर्स भारत के अंदर वो हैं जिनके पास में थोड़ी सी ज़मीन है, उसी के ऊपर वो खेती कर कर उसी से थोड़ा कमा कर उसी से यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है ना। तो 82% आपको इस प्रकार से फार्मर देखने को मिलेंगे और बहुत कम फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास में बहुत बड़े बड़े एरियाज़ है, बहुत बड़े लैंड है, बहुत रिचर फार्मर आपको वो देखने को मिलते हैं। फिर मेंशन ये किया जाता है कि इंडिया जो है ना आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहा है इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। वो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात, हम लोग करेंट टाइम पर ना आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ है उसके अंदर पीछे हो चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जब आप लोग दूसरे कंट्रीज़ को देखोगे तो एक से एक डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वो टेक्नोलॉजीज़ के लेवल पर हम लोग काफ़ी पीछे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इनकम लेवल फार्मर्स की वो भी थोड़ी सी कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उससे खपत अच्छी होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा इनकम लेवल फार्मर्स का देखने को मिलेगा। तो अब मेंशन ये किया जाता है, राइटर बोलते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इस कृषि एरिया का इंपॉर्टेंस हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट है फूड सिक्योरिटी एंड इंड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब पहली चीज़ तो यही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से इंडिया फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाया है। इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हम लोग सेकंड नंबर पर आने वाले मोस्ट पॉपुलस कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सभी लोगों को एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, लोगों तक खाना पहुँचाना, ये एक तरीके से बहुत कठिन कार्य आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया गया। ठीक है ना। तो फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो जो ये एग्रीकल्चर है ना, ये आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाता है हमारी इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्री से चल रही है, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तक कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगेन हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो वो रॉ मटेरियल कौन कौन सा है? जैसे शुगर हो गया, जूट हो गया, कॉटन टेक्सटाइल आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार की जो अलग अलग वनस्पति इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, तो इन सभी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर से, हमारे कृषि एरिया से ही सारा का सारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल जाता है, उसी से यहाँ पर सब कुछ बनता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में आप देखोगे जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। मतलब कि फार्मर्स चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हैं, उनका जो इनकम लेवल है वो बढ़ा है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, ज़्यादा बेच पाए, ज़्यादा इनकम जनरेशन हुआ, तो उससे यहाँ पर उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी, एक तरीके से परचेजिंग पावर बढ़ी है, वो चीज़ों को ज़्यादा खरीद पा रहे हैं क्योंकि उनका इनकम लेवल इंक्रीज़ हुआ। फिर ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पर ये ऑथर क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा यहाँ पर यह है कि हमारी सरकार की जो रेवेन्यू है ना, सरकार की रेवेन्यू का भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर जो रेवेन्यू का सोर्स आप देख पाते हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को यहाँ पर ये रेवेन्यू जनरेट करता है, दोनों की यहाँ पर आय को बनाता है। जो यहाँ पर सरकार है ना, वो आज के टाइम पर बहुत सारा पैसा कमाती है लैंड रेवेन्यू से, है ना। प्लस यहाँ पे कुछ और सेक्टर, रेलवे है, रोड है, तो इस पे से भी काफ़ी सारा पैसा कमाती है। तो आप कहोगे रेलवे या रोड का जो कनेक्शन है वो एग्रीकल्चर से कैसे हुआ? देखो अब होता क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने ग्रो किया, फसलों को बनाया, अब उसको पहुँचाना है दूसरी जगह तक, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगता है, रेलवे का इस्तेमाल होगा, रोडवेज़ का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर भी कुछ पैसा जो है वो टैक्स के तौर पर लिया जा रहा है। जैसे रेलवेज़ यहाँ पर सरकार पैसा जनरेट कर रही है, तो बहुत कुछ यहाँ पर अलग से भी जनरेशन हो रहा है, तो सरकारी रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नज़र आता है इस एग्रीकल्चर सेक्टर से, ऐसा मेंशन किया गया। दूसरा यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड का मतलब है कि आज के टाइम पर हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट जैसे कि जूट हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये कुछ ऐसे मसाले हैं जो कि दुनिया भर में भारत के जो मसाले हैं ये जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर तरीके से जाने जाते हैं।
ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने समझा। अब राइटर यहाँ पर एक पॉइंट और उठाते हैं कि करंट टाइम पर जो इंडियन एग्रीकल्चर है वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली परेशानी है डिग्रेडिंग सॉइल हेल्थ। करंट टाइम पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इस एग्रीकल्चर को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ भी रहा है, इससे हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है ना, उसकी जो हेल्थ है वो बेकार हो रही है, मिट्टी यहाँ पर ख़राब होती हुई नजर आएगी। काफ़ी सारे रीज़न है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग यहाँ पर शहर की तरफ ज़्यादातर भाग रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन ख़त्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो जंगल है उनको काट काट के खेत बनाए जा रहे हैं, तो इससे अगेन जो सॉइल की हेल्थ है वो डिग्रेड हो रही है, लगातार लो क्वालिटी का यहाँ पर सॉइल हेल्थ हो रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। दूसरा, यहाँ पर जो फार्म के साइज़ हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप देखोगे ना जो लैंड साइजेज़ हैं वो लगातार कम है। और भारत के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ज़्यादातर फार्मर्स वो हैं जिनके पास में ज़मीन बहुत छोटी छोटी हैं, वो स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो ये फार्म साइज़ लगातार और कम होता हुआ नज़र आ रहा है, छोटे छोटे लैंड्स के अंदर यहाँ पर खेती की जा रही है, जिससे कि डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली फार्मर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स है वो कुछ ज़्यादा जनरेट कर नहीं पाते हैं। छोटी सी ज़मीन में यहाँ पे फसल उगाकर उससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। दैट इज़ वाई फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, दूसरे जॉब के लिए उनको निकलना पड़ता है अपने गाँव से। तो ये भी यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर एक और प्रॉब्लम बताई जाती है यहाँ पर कि आप देखोगे कि यहाँ पे ना करेंट टाइम पर हमारे पास में जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी कम है। हालांकि यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं मानसून के ऊपर, कि जो इरिगेशन, जो कुछ जो फसलों की सिंचाई वगैरह होगी वो बेसिकली यहाँ पर बारिश से होगी, जब बारिश आएगी तब होगी। हमारे पास में जो एक तरीके से फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर को जो बढ़ावा दे सकता है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एक प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ कन्वीनियंट एक्सेस टू क्रेडिट। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं ना, छोटे किसान भाई, वो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपरली उधार नहीं मिल पाता। एक तरीके से मतलब उधार अगर वो लेते भी हैं तो ऐसी जगह से ले लेते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारा ब्याज देना हो, बड़े बड़े फार्मर से या मनी लैंडर से यहाँ पर ब्याज ले लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा उधार ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो अब ब्याज देना पड़ता है, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो फार्मर्स है वो सफ़र करने लगते हैं। तो इनके लिए प्रॉपरली आप कह सकते हो कोई आसान ऐसा तरीका नहीं देखने को मिलता कि इनको प्रॉपरली यहाँ पर उधार दिया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, इनको ग्रो किया जाए। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, ऐसा मेंशन किया गया। देन क्रॉप इनसिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आज के टाइम पर इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, हमारी सरकार भली MSP देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको पता होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब यहाँ पर यह है कि किसानों से बोल रखा है कि आपके लिए कुछ फसलें हैं, 22-23 फसलें हैं, इनके ऊपर MSP दिया जाएगा। यानी कि अगर ये फसलें किसान भाई उगाते हैं तो उनको टेंशन नहीं लेनी है कि ये इस फसल के ऊपर मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर लिया गया कि भाई आपको इतना दाम तो मिलेगा ही मिलेगा इसका, अगर कहीं और आपका नहीं बिकता है तो इतना दाम तो मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स एक तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, हमें यहाँ पर इतना प्राइस तो मिलेगा ही, कोई हमारा घाटा नहीं है। तो MSP सरकार देती है। अब हो क्या रहा है, MSP यहाँ पर सरकार कुछ ही फसलों के ऊपर दे रही है। अब वो कुछ ही फसलों के ऊपर दे रही है, इसकी वजह से जो फार्मर्स है ना, वही थोड़ी सी फसल को बार बार उगा रहे हैं। यानी कि जो भारत में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि अलग अलग फसलों को लगाना, बहुत सारी फसलें अलग अलग प्रकार की होना, वो बेसिकली कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है इस MSP को गेन करने के लिए। और ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रॉप के ऊपर इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। फार्मर्स सोचते हैं हमारा लॉस ज़्यादा हो जाएगा, इस चक्कर में हम लोग को यहाँ पर एक MSP मिलेगा, तो MSP के चक्कर में वही वाली फसलों का एक तरीके से ग्रो किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर MSP के अंदर कवर की जा रही हैं। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई। देन ये मैंने आपको बता ही दिया है। कभी कभी आप देख पाओगे जो पॉलिसीज़, जो सरकार पॉलिसीज़ चलाती है ना, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ आती हैं सरकार के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उस पॉलिसी का फ़ायदा जो रिचर फार्मर्स हैं, बड़े बड़े फार्मर्स हैं, वो ले जाते हैं। आप देखोगे जो बड़े फार्मर्स हैं ना, उनके पास में ज़मीन बहुत सारी है, बहुत सारी, मतलब वो बिल्कुल तरीके से बहुत ज़्यादा अमीर हैं। एक तरफ से तो उनकी इनकम आ ही रही है, दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, जो अपनी और भी ज़मीन है उसको यहाँ पर उन्होंने किराए पर दे दिया दूसरे छोटे फार्मर्स को, कि वो वहाँ पर खेती करें और वहाँ से जो भी प्रोडक्शन करें वहाँ से ग्रो करें, वहाँ पे एक तरीके से जो भी प्रोडक्शन करें वहाँ से कमा सकते हैं वो, तो उनको यहाँ पर किराए पर दे दिया। अब होता यहाँ पर यह है कि सरकार क्या करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, खेतों के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आती है। तो उन पॉलिसी का फ़ायदा
जो किराए पर उस फार्मर ने लिया है ना उस लैंड को, उस किराए वाले फार्मर को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जिसने किराए पर दिया है, वो जो मालिक है, जो पहले से रिच है, वो बेसिकली उस पॉलिसीज़ का फ़ायदा ले जाता है। उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाते हैं अपने आप को कि हाँ मैं हूँ कल्टिवेटर, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, ये मेरी ज़मीन है। ठीक है, तो जो छोटे फार्मर्स जिनको यहाँ पर एक तरीके से मिलना चाहिए था वाकई में कुछ बेनिफिट, वो उनको नहीं मिल पाता है। तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित बहुत सारे सरकारी इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। उन गवर्नमेंट इनिशिएटिव में पहला आपको देखने को मिलेगा ई नाम पोर्टल हो गया, देन उसके बाद में परंपरागत कृषि विकास योजना हो गया, देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, माइक्रो इरिगेशन फंड हो गया, एग्री स्टैक हो गया। ये सारे के सारे आप देखोगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करते हैं, इसको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। फिर राइटर बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए इसका, मतलब इतनी सारी इश्यूज़ हैं, ये सब कुछ है, इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये सारे इश्यूज़ फेस कर रहा है, तो क्या करने चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। सबसे पहला, ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, यानी कि देखो हम जो पुराने मेथड यूज़ कर रहे हैं वो करते रहें, उसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसको भी मिक्सअप करना चाहिए। और इन दोनों को अगर हम लोग मिलाकर इस्तेमाल करते हैं ना, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ग्रो कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे पुरानी टेक्नोलॉजीज़ है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यहाँ पर जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को यहाँ पर एक तरीके से बचाना, जो बारिश का पानी उसको वापस से यूज़ करना, उसको बचाना है ना, तो ये सब कुछ काम किया जाता है। और नई टेक्नोलॉजी जैसे कि आज के टाइम पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्रॉप्स के जो जीन है उसके अंदर बदलाव किया जाता है, एक नया क्रॉप हम लोग को मिलता है। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज़ है दोनों को मिक्सअप किया जा सकता है, तो इससे यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दूसरा यहाँ पर यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसर्च और इनोवेशन है ना, उसके ऊपर पैसा बहुत कम इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो बेसिकली वहाँ पर भी पैसा खर्चने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहीं से ज़्यादातर इनकम जनरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली एक रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि रिसर्च इनोवेशन होगा तो बहुत कुछ हम लोग को और भी जानने को मिलेगा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल पाएंगे। जो आज के टाइम पर पोल्यूशन हो रहा है उसका सोल्यूशन निकल पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे ना, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी काफ़ी पोल्यूशन देखने को मिलता है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे। तो उसके लिए रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है। देन यहाँ पर मेंशन ये करते हैं कि देखो करेंट टाइम पर ना भारत के अंदर में एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो है कीड़े मकोड़ों की। बहुत सारे जो पेस्ट हैं उनका अटैक होने लगता है, कीड़ों का डायरेक्टली अटैक होने लगता है फसलों के ऊपर, तो उनके लिए भी यहाँ पर सरकार को एक काम करना होगा। MS स्वामीनाथन है जो कि चेयरमैन है नेशनल फार्मर कमीशन के, इन्होंने यहाँ पर एक रिकमेंडेशन भी दिया था। इन्होंने बोला था कि नेशनल एग्रीकल्चरल बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम को लेकर आया जाए, इसको एस्टेब्लिश किया जाए, जो कि यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरीके से इन प्लांट्स एनिमल्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए चर्चा करेंगे, ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनका एक सोल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो सोल्यूशंस है वो हम लोग लेकर आएँ अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सुधारने के लिए। अब देखो प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी मैंने यहीं पे लगा दिया है। जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछा गया था ना, उसका आंसर जो देना था, उसका जो मतलब आंसर मैं यहीं पे दे देता हूँ आपको, इसमें मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि एग्रीकल्चर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो फार्मिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 2012 का क्वेश्चन था जहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि मिक्स्ड फार्मिंग की विशेषता, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब सब कुछ मिला हुआ होगा। अब मिले में क्या है कि यहाँ पर बेसिकली जो पशुपालन है वो भी किया जाता है, प्लस जो फसलें हैं उनको भी खेती की जाती है, तो दोनों काम साथ साथ किया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर में। ठीक है ना, तो सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब यहाँ पे आप लोग अपने इस वाले क्वेश्चन को, मेंस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। देन उसके बाद में एक छोटा सा एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट ऑफ 1971 के बारे में चर्चा की जा रही है। देखो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में राइटर का कहना यह है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों को फोकस करना चाहिए फ्यूचर कोऑपरेशन के ऊपर ऑन पास्ट पार्टनरशिप। मतलब जो पहले के टाइम पर हम लोगों ने, इंडिया और बांग्लादेश ने अच्छी तरीके से पार्टनरशिप करी है ना, उसको देखते हुए फ्यूचर कोऑपरेशन को हम लोगों को करना चाहिए, आने वाले टाइम पर हम लोगों को कदम उठाना चाहिए। ये क्यों चर्चा की जा रही है पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर आपको मैं एक बहुत बेहतरीन सा डेटा देने वाला हूँ। पहली बात यहाँ पर यह है कि रिसेंटली जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, ये इंडिया में आती हैं और हमारे PM के साथ में डिस्कशन करती हैं। बहुत सारे अग्रीमेंट्स किए जाते हैं, 7 अग्रीमेंट्स किए जाते हैं। इस अग्रीमेंट में रिवर्स को लेकर बातचीत की जाती है। जो कुशियारा अग्रीमेंट है वो यहाँ पर शेयर किया जाता है। तो बहुत कुछ अग्रीमेंट्स यहाँ पर हुए। प्लस बांग्लादेश के जो भी विजिटिंग लीडर्स थे उनका कहना यह था
कि इंडिया यहाँ पर एक तरीके से बांग्लादेश का एक नेबरिंग कंट्री है, भारत बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स उनके थ्रू देखे गए थे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। देखो, इंडिया बांग्लादेश लगातार न्यूज़ में बना हुआ है ना। अब इंडिया और बांग्लादेश के एक फिक्स्ड रिलेशन होंगे, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन बनेगा मेंस के अंदर वो बेसिकली रिलेशंस को लेकर पूछा जाएगा कि आखिरकार ये रिलेशंस कैसे हैं। तो उन रिलेशंस को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अपने पास में लिख कर रख लेना या स्टोर करके रख लेना, जैसे भी आप लोग यहाँ पर चाहो, या कॉपी पेस्ट करके रखना, लेकिन इसको तैयार रखना, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज़ में होते हैं वही आपको पढ़ने होते हैं। आपने देखा होगा, चाहे पिछले 20 साल के पेपर देख लो, जो इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज़ में है उन्हीं से यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना। तो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन कोई भी किताब से पढ़ना, उसके अंदर आपको यही देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी स्टैंडर्ड बुक का भी एक पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का टॉपिक हमारे सिलेबस में है। इंडिया यहाँ पर देखो बांग्लादेश के लिए शुरू से ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा 1971 का जो वॉर हुआ था ना, तो उससे पहले यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस प्रकार से थी। तो इंडिया ये था, ठीक है ना। अब हुआ ये था कि 1971 से पहले की बात करें तो जो पाकिस्तान है वो दो टुकड़ों में बटा हुआ था। एक वेस्टर्न पाकिस्तान आपको देखने को मिलता था और एक इधर आपको यहाँ पर ईस्टर्न पाकिस्तान। वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था 1971 से पहले। अब 1971 में एक वॉर होती है। उस वॉर के बाद में जो ये ईस्टर्न पाकिस्तान है ना, यही बेसिकली बांग्लादेश बनता है। इस ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया जाता है और इस पर्टिकुलर वॉर में इंडिया ने पूरी तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर भूटान और इंडिया, जैसे यहाँ पर बांग्लादेश ये देश बन जाता है, भूटान इंडिया ये पहले कंट्री बनते हैं जो कि बांग्लादेश को एक कंट्री की तरह रिकग्निशन देते हैं, एक कंट्री की तरह मान्यता देते हैं। तो 1971 से ही आप देखोगे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं दोनों ही देशों के। नवाते हैं अब आगे की कहानी की तरफ। अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन है वो बेसिकली अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करे गए हैं। जैसे कि पहले हम लोग डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। डिफेंस कोऑपरेशन जब आप लोग दोनों देशों के देखते हो ना, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, दोनों देशों के बीच में अलग अलग अभ्यास होते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में होती है एक्सरसाइज संप्रीति, दोनों कंट्रीज़ की नेवी के बीच में होता है एक्सरसाइज मिलन। तो ये आपको अलग अलग प्रकार की अभ्यास देखने को मिलते हैं दोनों देशों के बीच में। उसके बाद में बॉर्डर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है यहाँ पे, हमारे आर्टिकल में भी चर्चा में आपको देखने को मिलेगा। बॉर्डर पॉइंट मतलब यह है कि प्रीवियस टाइम पे आप देखोगे ना, वैसे इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है लगभग 4096.7 किलोमीटर्स का जो बॉर्डर देखने को मिलेगा दोनों देशों के बीच में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बाउंड्री है जो कि भारत अपने किसी भी नेबर कंट्री के साथ में शेयर करता है। तो इंडिया के साथ में एक बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री को हम शेयर करते हैं। और जब हम लोग यहाँ पर बाउंड्री को शेयर करते हैं ना, तो एक इशू भी था 2015 से पहले। वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि सपोज ऊपर इंडिया है और इधर बांग्लादेश है, अब दोनों के बीच में ये बॉर्डर है। कुछ यहाँ पे छोटी छोटी टेरिटरीज, छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलते थे इधर, और कुछ छोटी छोटी टेरिटरीज इधर देखने को मिलती थी। अब जो ये वाली टेरिटरीज थी ना, इन वाली टेरिटरीज में जो बांग्लादेश है उसके लोग रहा करते थे और इन वाली टेरिटरीज़ में इंडिया के लोग रहा करते थे। तो दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया, इन टेरिटरीज़ को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है ना, कि भाई ये आप रख लो, ये हम रख ले रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट को लेकर आया गया था 2015 के अंदर। तो ये एक बाउंड्री, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। तो आप कह सकते हो यही यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं कि प्रीवियस टाइम में, भूतकाल में हम लोगों ने जो भी काम किया है, पहले के समय पे इतिहास में हम लोगों ने जो काम किया है, जिस प्रकार से हमारा पार्टिसिपेशन रहा है, उसी चीज़ को फोकस में रखते हुए आगे भी हम लोग को साथ में कोऑपरेट करना है। जैसे बड़े बड़े मुद्दे मिलकर साथ में सुलझाएं पहले भी, तो अब आगे भी सुलझाएंगे। फिर उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिवर्स को लेकर आपको कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। इंडिया और बांग्लादेश लगभग यहाँ पर 54 कॉमन रिवर्स को शेयर करते हैं, 54 ऐसी रिवर्स जो कि दोनों देशों से बहती हैं। और इन रिवर्स के लिए एक बायलैटरल जॉइंट रिवर कमीशन भी बनाया गया है। जॉइंट रिवर कमीशन 1972 से ही वर्क कर रहा है। इसका काम यह है कि जो भी यहाँ पर 54 रिवर दोनों देशों में बह रही हैं, इन रिवर से दोनों ही देशों को, इंडिया और बांग्लादेश को, दोनों को ही मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते रहें। फिर दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस को देखेंगे। इकोनॉमिक रिलेशंस देखोगे तो बांग्लादेश एक इंडिया का एक बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर देखने को मिलेगा पूरे साउथ एशिया में। साउथ एशिया में बांग्लादेश में हम बहुत सारा व्यापार करते हैं। इंडिया जो है बांग्लादेश को बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी करता है और बांग्लादेश से हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट की बात करें तो साल 2018-19 में जब आप देखोगे ना, तो हम लोगों ने $9.21 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था।
और उसके बाद में इंपोर्ट जो बांग्लादेश से किया था वो लगभग 1.22 बिलियन यूएस डॉलर्स का किया था। हालांकि बांग्लादेश को इसमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को हम लोगों ने एक तरीके से एक सपोर्ट दे रखा है ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री का। मतलब ये क्या है कि बांग्लादेश जब हम लोग को कोई भी सामान एक्सपोर्ट करेगा तो हमारे देश में जैसे वो सामान आएगा उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, चार्जेस या कोटा वगैरह नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका प्रोडक्ट और सही बिकेगा और यहाँ पे क्या होगा, उसका एक तरीके से जो एक्सपोर्ट है हमारे लिए वो इंक्रीज़ होने लगेगा। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिला था, जिसको यहाँ पर बांग्लादेश काफ़ी अप्रिशिएट भी करता है। ठीक है ना, तो ये बात होगी व्यापार को लेकर। अब बात करें दोनों कंट्रीज़ के कनेक्टिविटी के बारे में। देखो, दोनों कंट्रीज़ आज के टाइम पर आपस में जुड़ी हुई हैं और अपनी कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे कदम उठाए। फॉर एग्जांपल, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर उद्घाटन किया है न्यूली रिस्टोर्ड रेलवे लिंक का। एक रेलवे लिंक बनाया गया है हल्दीबारी, जो इंडिया के अंदर है, वहाँ से बांग्लादेश के चिल्हाटी तक। तो आपसे क्वेश्चन बने, हल्दीबारी से चिल्हाटी जो रेलवे लिंक है ये कौन से दो देशों के बीच में है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ध्यान रखना। बाकी साथ ही साथ में आप देखोगे कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एक कनेक्टिविटी के बाद जो दूसरा कदम उठाया गया वो है BBIN का। यह है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव। तो BBIN मतलब इसमें 4 देश है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ये चारों कंट्रीज़ मिलकर बेसिकली मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को कर रखी हैं। मतलब यह है कि आप आराम से इन चारों देशों को ट्रैवल कर सकते हो। ये चारों देश यहाँ पर इस प्रकार से एग्रीमेंट करे हुए हैं, आप मोटर व्हीकल से चारों देशों को ट्रैवल कर पाओगे। फिर बात आती है कोऑपरेशन इन पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर यानी एक तरीके से आप कह सकते हो जो भी हमारा एनर्जी सेक्टर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बांग्लादेश है ना वो करंट टाइम पर भारत से लगभग 1160 मेगावाट तक का जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इंडिया से परचेज करता है। तो ये कोऑपरेशन को लेकर पावर हो गया। अब बात करते हैं मल्टीलेटरल फोरम्स के ऊपर जो पार्टनरशिप है उसके बारे में। यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी आपको अलग अलग बॉडीज़ देखने को मिलती हैं ना, उन बॉडीज़ के अंदर इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया बांग्लादेश को थैंक यू बोलता है। किस चीज़ को लेकर? कि बांग्लादेश ने हम लोग को सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शंस में, UNSC के अंदर, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट। तो इंडिया भी उसका मेंबर है, तो इंडिया को मेंबर बनाने में बांग्लादेश का एक सपोर्ट रहा। तो ये आप देखोगे। साथ ही साथ में ऐसे यहाँ पे बांग्लादेश भी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर इंडिया को थैंक यू बोलता है, क्योंकि हम लोगों ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर ग्रुप्स हैं, जैसे सार्क है, बिम्स्टेक है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप देखोगे तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर यहाँ पर आप देखोगे रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंटली डेवलपमेंट में दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स किए हैं ताकि हम अपने पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। फॉर एग्जांपल, चत्तागोम पोर्ट के बारे में आपको पता होगा। जो चट्टाग्राम पोर्ट है वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, लेकिन उस पोर्ट का एक्सेस बांग्लादेश ने इंडिया को दिया, जिस पोर्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इंडिया में ही अपने नॉर्थ जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके साथ में कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में जो बांग्लादेश की फेनी रिवर आपको देखने को मिलती है, इसने यहाँ पर एक तरीके से फेनी रिवर का यूज़ करने के लिए बोला कि इसका जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो त्रिपुरा के अंदर किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ। प्लस और भी सेक्टर्स में जो कोऑपरेशन है वो बढ़ता चले जा रहा है। दोनों कंट्रीज़ आज के टाइम पर फोकस कर रही हैं बहुत सारे एरियाज़ में, इन्वेस्टमेंट में, कनेक्टिविटी डेवलपमेंट के ऊपर, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, कल्चरल इकोनॉमी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। तो काफ़ी अच्छी तरीके से कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ में चल रहा है। तो आप भी सोच रहे होंगे यार वाकई में कितने अच्छी तरीके से रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखो, हर सिक्के के दो पहलू आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या हैं कि देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम है रेफ्यूजी क्राइसिस। अब होता क्या है कि म्यांमार से जो एक तरीके से रोहिंग्याज निकले थे ना, वो रोहिंग्या को लेकर एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग बांग्लादेश के, आप कह सकते हो बांग्लादेश से भी यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे जो इलीगल रेफ्यूजीज़ हैं वो निकल कर आते हैं, इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। तो इस चीज़ का जो क्राइसिस है वो यहाँ पर बना रहता है। फिर उसके बाद में कोविड-19 के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर जो रेफ्यूजी क्राइसिस है उसको हम लोगों ने यहाँ पर अभी रिजॉल्व किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया। अभी हम लोग सिर्फ बात करें सपोर्ट की। कोविड-19 के समय में बात करें तो कोविड-19 के समय भी भारत ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को। हम लोगों ने बहुत सारे थेरापॉटिक्स और वैक्सीन का जो एक तरीके से सप्लाई है वो बांग्लादेश के अंदर पहुँचाया था।
अब डिस्प्यूट की अगर हम लोग बात करते तो सबसे पहला डिस्प्यूट आता है यहाँ पर कि बांग्लादेश कुछ चीज़ों को लेकर इंडिया से नाराज़ था, जैसे कि एनआरसी हो गया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, जो हम लोगों ने इंडिया में लेकर आए ना, तो इससे बांग्लादेश काफ़ी नाराज़ हुआ। इसका मकसद ये था कि जैसे कि जो इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद में उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया जाएगा वापस से बांग्लादेश के अंदर। तो इससे बांग्लादेश काफ़ी नाराज़ होता है। अब करेंट टाइम पे बेसिकली आप देखोगे ना, तो एक तो इशू ये है, दूसरा इशू यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश का झुकाव चाइना की साइड में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट चाइना का एक जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, इसका हिस्सा आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, जो कि एक तरीके से भारत ने बिल्कुल भी साइन नहीं किया था। भारत इसको क्रिटिसाइज़ भी करता है क्योंकि ये हमारी टेरिटरी में से निकलता है, खासकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से, जो कि बेसिकली इंडिया का ही हिस्सा है, ठीक है ना। प्लस एक और इशू ये भी है कि बांग्लादेश आज के टाइम पर बहुत सारे हथियार वगैरह परचेज़ करता है, तो चाइना का बहुत सारा हथियार यहाँ पे बांग्लादेश ने परचेज़ किया है, प्लस सबमरीन्स वगैरह भी यहाँ पर परचेज़ कर रखी हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इशू जो है वो डेवलप हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल रिलेशंस आपके तैयार हो चुके हैं, अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इंडिया बांग्लादेश के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना, कुछ भी आएगा इसको फटाफट चेप देना, ठीक है ना। डायरेक्टली आपके पास में पॉइंट्स तैयार हो चुके हैं, PDF से अपने पास में इसको स्टोर कर लेना। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। ना देखो, जो अगला एडिटोरियल है ना, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है का मतलब यहाँ पर यह है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि देश भर में इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई है। विकीपीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है मैं आपको बताता हूँ। अभी इंडिया ने विकीपीडिया के जो ऑफिशियल्स हैं इनको समन भी किया है ना। क्यों किया? क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान का जो एशिया कप वाले मैचेस है वो होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। उस इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो एक प्लेयर हैं अर्शदीप, ठीक है ना, अर्शदीप सिंह यहाँ पर उनका नाम है। तो बेसिकली क्या होता है, इनसे कैच छूट जाती है। वो कैच छूट देते ही लोग जो है ना अर्शदीप को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि उसी कैच छूटने की वजह से इंडिया मैच हारा है पाकिस्तान से। लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ इतना किया कि अर्शदीप का जो विकीपीडिया पेज था, अब देखो विकीपीडिया क्या है ये तो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। विकीपीडिया बेसिकली एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आपने भी कभी ना कभी विकीपीडिया का यूज़ किया होगा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो विकीपीडिया पे जो एक पेज था अर्शदीप को लेकर, तो अर्शदीप पर जो विकीपीडिया का पेज था, विकीपीडिया पर अर्शदीप को जो लेकर पेज था ना, वहाँ पे अर्शदीप को खालिस्तानी एक तरीके से बोल दिया गया। आप कह सकते हो इंटरनेट पर यहाँ पर अर्शदीप को खालिस्तानी बोल दिया गया। अब ये खालिस्तान क्या है आपको बताऊंगा। खालिस्तान बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना, इंडिया के अंदर भी पंजाब का कुछ हिस्सा है और भारत के अंदर भी पंजाब का कुछ हिस्सा है। तो पंजाब कह रहा हूँ, इंडिया के अंदर भी कुछ पाकिस्तान का एक सेकेंड को अब मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में आपको पंजाब का कुछ रीजन देखने को मिलेगा और इंडिया में भी पंजाब का कुछ रीजन देखने को मिलेगा। होता यह है कि पाकिस्तान सपोर्ट ये करता है इस खालिस्तान वाली चीज़ों को, और ये जो पंजाब इधर है पंजाब इधर है, ये दोनों मिलकर एक नया देश बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा खालिस्तान। अब यहाँ पे पाकिस्तान पूरी तरह सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि आपको मैंने अभी पढ़ाया 1971 की जो वॉर थी ना, जहाँ पे बांग्लादेश बना था, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और वही तोड़ के यहाँ पे बांग्लादेश बना था। उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ दिया था, हम इंडिया को तोड़ देंगे। तो बेसिकली खालिस्तान को ये बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर इतने जो तरह के पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, जो कि यहाँ पर इन चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे निकल कर आ जाती हैं जो कि मतलब पाकिस्तान की फंडिंग वगैरह जिनको मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से खालिस्तान की मांग करने लगते हैं। तो ये एक अलग से इशू आपको देखने को मिलेगा कंट्री के अंदर। तो अर्शदीप को भी यहाँ पर खालिस्तानी बोल दिया गया। किस पर? विकीपीडिया के पेज पर। अब आप कह सकते हो क्या ये पहले से इन्फॉर्मेशन थी विकीपीडिया पर? नहीं। जैसे यहाँ पर इंडिया मैच हारा ना, उसके बाद ही विकीपीडिया पर क्या किया गया, अर्शदीप का पेज एडिट कर दिया गया। तो मतलब कहने वाली बात यह है कि विकीपीडिया के ऊपर आप कंटेंट को एडिट कर सकते हो, बिल्कुल एडिट कर सकते हो, लेकिन सारे कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते हो। कुछ कंटेंट ऐसा है, कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ वगैरह हैं हमारी, तो उसको विकीपीडिया एडिट करने नहीं देता। लेकिन जो इतना पॉपुलर नहीं है उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हो। अब अर्शदीप के बारे में आप क्या पढ़ने जा रहे हो? कुछ नहीं पढ़ने जा रहे हो, है ना। क्या सर्च करने जा रहे हो? कुछ नहीं सर्च करने जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इन्हीं का पेज जो है एडिट कर दिया गया। एडिट करने के बाद वहाँ पे खालिस्तानी वो जो वर्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दिया गया। तो बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ को लेकर विकीपीडिया को समन भी किया गया। विकीपीडिया से बोला गया कि देखो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है ये मिसलीड हो जाएगी।
और ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाएगी और कहीं ना कहीं इंटरनेट मिसलीड कर रहा होगा, ऐसा हम लोग चाहेंगे नहीं। और इंडिया के अंदर आपको पता होगा अलग से यहाँ पर काफ़ी सारे एक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। IT एक्ट देखने को मिलेगा जो कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो कहने का पर्पज़ यहाँ पर यह था, क्या विकिपीडिया के अंदर चीज़ें बदल सकती हैं? हाँ, एडिट हो जाती हैं, सभी चीज़ एडिट नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें एडिट की जा सकती हैं। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखो आने वाले टाइम पर ये अपने आप में इशू बनने वाला है। आने वाले टाइम पर फोकस किया जाएगा कि जो विकिपीडिया इस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, है ना। तो यही यहाँ पर सब कुछ हो सकता है आने वाले टाइम पर। तो एक इशू चल रहा था, तो वो इशू मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब फटाफट हम लोग आज की वोकैबलरीज को देखते हैं। वोकैबलरी के अंदर आज का सबसे पहला जो वोकैब है वो है प्रोग्नोस्टिकेटिंग। जो ये प्रोग्नोस्टिकेटिंग है, इसका मतलब क्या है? टू गिव एन इंडिकेशन ऑन एन एडवांस, या फिर पूर्व संकेत करना, यानी कि एडवांस में पहले यहाँ पर किसी को इंडिकेट कर देना है या पहले से यहाँ पर एक संकेत दे देना। दूसरा वोकैब आता है क्युमुलेटिव। क्युमुलेटिव मतलब इंक्रीज बाय वन एडिशन आफ्टर अनदर, यानी कि बढ़ता हुआ, एक के बाद एक एडिशन करना, बढ़ाते जाना, वह क्युमुलेटिव हो गया। फिर यहाँ पर तीसरा वोकैब है फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस मतलब पेशेंस, पेशेंट सेल्फ कंट्रोल हो गया, टॉलरेंस हो गया, या फिर आप कह सकते हो सिंपल सी हिंदी बात करें तो सहनशीलता। फिर आता है रेकलेस। रेकलेस मतलब केयरलेस व्यक्ति यानी लापरवाह। देन उसके बाद में रेटरेटेड। रेटरेटेड मतलब होता है टू रिपीट अगेन अगेन, बार बार कहना या करना, या फिर एक चीज़ के ऊपर बार बार जोर देना। तो यहाँ पर आप लोग ये वोकैब्स देख सकते हो जिनका आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। वोकैब्स की काफ़ी डिमांड रहती है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। फिर उसके बाद में अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक सेकंड रुको। एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला, है ना। ये वाला आर्टिकल अभी निकला। ये वाला आर्टिकल आप देखोगे तो एक एग्जांपल के तौर पर सेट कर सकते हो। बिहार के अंदर क्या किया जा रहा है, जो लिकर बॉटल्स हैं, यानी कि जो शराब की बॉटल है ना, उससे यहाँ पर ग्लास की बैंगल्स बनाई जाएंगी, शीशे वाली चूड़ियाँ बनाई जाएंगी। इसके लिए सरकार ने अभी 1 करोड़ रुपए यहाँ पर अलोकेट किया है, ताकि एक फैक्ट्री को सेटअप किया जाए बिहार के पटना में, जहाँ पर वेमेंस को ट्रेन किया जा रहा है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर में, और जहाँ पर वेमेंस जो है क्या करेंगी, इन लिकर बॉटल से एक तरीके से मैंने आपको बताया लिकर बॉटल से बनाएंगी बैंगल्स को, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक सेक्शन पर आते हैं। तो इकोनॉमिक सेक्शंस पर आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा सा आर्टिकल है। छोटा सा आर्टिकल ये बोलता है कि देखो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ के ऊपर जोर देती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं कि देखो जो इन्फ्लेशन है ना, आज के टाइम पर इन्फ्लेशन पहले के मुकाबले थोड़ा सा सही हो चुका है। यानी कि आप देखोगे जुलाई के मंथ में और अप्रैल के मंथ में, तो अप्रैल में इस साल 2022 में इन्फ्लेशन 7.79% था, जुलाई में ये 6.7% हो चुका है, थोड़ा सा कंट्रोल हो चुका है, कम हो चुका है। तो इन्फ्लेशन पे फोकस की बजाय इस समय जो सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं, सरकार जो यहाँ पर जिसके ऊपर ध्यान दे रही है वो है जॉब क्रिएशन, जॉब को क्रिएट करना, प्लस यहाँ पर जो वेल्थ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, और ग्रोथ हो गया। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ये मेंशन किया जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन तो हम लोग प्रीलिम्स वाला पहले ही डिस्कस कर चुका है, अभी मैं इसका आंसर बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या है, सी है, क्योंकि मिक्स्ड जो हमारा फार्मिंग है ना, उसके अंदर क्या आता है, पशुपालन और साथ ही साथ में जो हमारी फसलें उसकी खेती बाड़ी एक साथ यहाँ पर की जाती है मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर में ना। इसके साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।